This is the Amresh ji of Amresh Harsh Academy. Batch is the Harsh Spandan. And this is the crash and revision course, chapter number 18, magnetic effect of current. And this is the lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are. पहले हम लोग इस चैप्टर में जितने भी यूज होंगे फॉर्मूले उसका मैंने शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट लिख दिया है। ये आपको 1 दिन में ये पूरा चैप्टर फिनिश करना है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में? कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर सपोज करो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेट का एक पोल आपके पास है, तो इसके चारों साइड जो फील्ड होगा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर अगर एक वायर में मान लो करंट पास हो रहा है तो इसके ऑल अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्कस करेंगे। फिर बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट लूप, व्हाट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने क्या किया, एक चार्ज को इधर थ्रो कर दिया तो उस पर फोर्स कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड में आपने थ्रो कर दिया तो क्या होगा? व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, ये जानेंगे। इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? व्हाट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और बाद में इसके बाद हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसको अमरेश क्वेश्चंस नाम दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट, ठीक है। देखो बायोट-सावर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है, मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? इस वायर में करंट पे डिपेंड करेगा, वायर का जो लेंथ है उस पे डिपेंड करेगा। इसके बाद ये एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे वो उस पे डिपेंड करेगा, और ये डिस्टेंस कितना है उस पे डिपेंड करेगा। मींस dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? यस सर, यस सर। अगर एक वायर ये स्ट्रेट है, ठीक है, वायर क्या है जनाब? एक स्ट्रेट कंडक्टर है और जिसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर फाइनाइट लेंथ का है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक एंगल बनाएगा। इस एंगल का नाम मान लो φ1 है, यहाँ पे एंगल का नाम φ2 है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। यस। तुम कहोगे नहीं सर एक साइड इनफाइनाइट है और यहाँ पे इस साइड ऐसे निकाल रहे हैं, हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं, तब क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक है। सॉरी ये इनफाइनाइट है, दोनों साइड है इनफाइनाइट, तब 4 की पाई बात, आएगा ना, ठीक है। वो मैं आगे कंडीशन डिस्कस करूंगा। तो इसी को म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए भी लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, अगर ये सर्कुलर करंट लूप है, मतलब सर्कल में ऐसे करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, ठीक है, इसके सेंटर पर कितना होगा? तो दिस इज द म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये मैंने रेगुलर क्लास में प्रूव करके भी आप लोगों को दिखाया हुआ था, क्योंकि विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं मानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप, ऐसे इसमें करंट मान लो पास हो रहा है, हमें यहाँ पे इस एक्सिस पर इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तब कितना होगा? तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। नेक्स्ट वन इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। सेम गॉस थ्योरम की तरह का होता है ये, कि अगर कहीं पे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बी इज डायरेक्टेड अलॉन्ग टेंजेंट टू द एवरी पॉइंट ऑन द क्लोज कर्व, माना एवरी पॉइंट पर वो इस तरह से रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं? बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन एल।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सोलेनोइड। देखिए ये इसको सोलेनोइड कहते हैं बेटा, इस तरह का जो होता है उसको क्या कहते हैं, सोलेनोइड। अगर मुझे किसी पॉइंट पर इनसाइड में किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, देन यू नो फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एट द आइदर एंड ऑफ द Yes, sir. सोलेनोइड। चाहे इस साइड निकालो चाहे इस साइड निकालो, तब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ म्यू नॉट आई, म्यू नॉट एन आई। या एन नंबर नहीं है, एन नंबर पर यूनिट लेंथ है, कैपिटल एन अपॉन एल है, लिख लीजिए। स्मॉल एन इज हियर, कैपिटल एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नाउ Yes, sir. ये आपको पता है, इसको टोरॉइड कहते हैं, इस तरह से जो होता है उसको टोरॉइड कहते हैं। अगर मुझे टोरॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सेम एज अ सोलेनोइड, मींस म्यू नॉट एन आई। ठीक है। हाँ, टोरॉइड के Yes, sir. बाहर में कहीं पे निकालना है तो जीरो होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो आउटसाइड द टोरॉइड। ये मैंने डराइव करके भी दिखाया हुआ है। जी. फोर्स मूविंग चार्जेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज है जिसकी वैल्यू क्यू है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, और जिसका एंगल क्या है, थीटा है, Hmm. तो F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। इसी को हम लोग Yes, sir. F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लिखते हैं। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज जी. गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड। Yes, sir. What is cyclotron? For the accelerated charged particle, velocity v equal to qbr upon m. Period of revolution is equal to 2 into small t, क्योंकि जब भी साइक्लोट्रॉन होता है वो हाफ हाफ डीज में काम करता है। इसी को कहते हैं 2 पाई m अपॉन क्यूबी। फिर से वंस मोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल T is equal to 2 into Hmm. small t, which is equal to 2 pi m upon qb. Cyclotron frequency Yes, sir. qb upon 2 pi m। मैक्सिमम काइनेटिक हाँ एनर्जी, जी. ये फॉर्मूला एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के मैक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द डीज। नाउ Hmm. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपने एक वायर रखा है और उसमें करंट पास कर रहे हैं, तो फोर्स F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। इसी को मैं कहता हूं फोर्स इक्वल टू बिल साइन थीटा, पी आई एल साइन थीटा। मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो Yes, sir. थीटा 90 डिग्री हो जाएगी, आंसर इज बी आई एल, या इसी को आई एल बी भी कहते हैं। अगर आपके Hmm. पास दो पैरेलल वायर है और दोनों में तुम करंट पास करा रहे हो, तो फोर्स बिटवीन द पैरेलल करंट कैरिंग Yes, sir. वायर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ इक्वल टू म्यू नॉट आई वन इसमें करंट पास हो रहा है बेटा, I2 इसमें पास हो रहा है, I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तुम कहोगे सर ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, अगर फोर्स निकालना है तब, तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन एल। तो एल को अगली साइड लेके जाइए, तो फोर्स ऑन लेंथ एल ऑफ वन ऑफ द वायर एफ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 स्मॉल एल अपॉन 2 पाई आर। मैं ऐसे बोलता हूँ एफ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 एल अपॉन 2 पाई आर। हाँ जी. टॉर्क्स ऑन करंट लूप्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टाउ इक्वल टू नीबा साइन थीटा एन आई बी ए साइन थीटा, इसी को एम बी साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये एनालॉग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेयर एम इक्वल टू एन आई ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। यस और नो? Yes, sir. मूविंग क्वाइल Yes, sir. गैल्वेनोमीटर और उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में करंट इज इक्वल टू के अल्फा अपॉन एन बी ए, डिफ्लेक्शन अल्फा इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के इंटू आई। इसी को मैनिपुलेट करके निकाल लीजिए। Hmm. अगर मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है G इक्वल टू आई अपॉन अल्फा विच इज द के अपॉन एन बी ए।
current sensitivity Yes, IS equal to alpha upon I, which is the NBA upon K. Voltage sensitivity VS equal to alpha upon B, तो alpha upon IR, which is equal to NBA upon KR. अगर आप चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो मैंने बताया था आपको कि गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पैरेलल में आपको एक हायर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में लगाओगे तो सीरीज में आपको शंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर अ कन्वर्जन ऑफ yes, गैल्वेनोमीटर अमीटर द शंट रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में हमने कन्वर्ट किया तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस। शंट मींस स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। आर एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। उसी तरह आई जी इक्वल टू आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस इंटू आई, सर्किट बना के निकाल लीजिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर इज इक्वल टू आर जी इंटू आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस, क्योंकि पैरेलल में होता है। For conversion of a galvanometer into a voltmeter, the value of high series resistance R equal to V upon IG minus RG। ये सारा मैं डराइव करके भी दिखाऊंगा बेटा। IG equal to V upon RG plus R। रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर RV equal to RG plus R, क्योंकि वोल्टमीटर में गैल्वेनोमीटर और हायर रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है। For a galvanometer, Ig equal to N into K, where N is the number of divisions on the galvanometer scale, K, which is equal to current required to the produce deflection of one scale division or figure of the merits of the galvanometer. Now, लिखिए टॉपिक का नाम, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझो बेटा, अगर यहां आपके पास चार्ज है प्लस क्यू, तो इससे ऑल अराउंड एक फोर्स काम करेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स यहां काम कर रहा है इस फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक का फील्ड है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया, एक मैग्नेट को प्लेस कर दिया, यहां पे आपने एक मैग्नेट रख दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट रख दिया, तो यहां पे ऑल अराउंड में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा, और इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक मैग्नेट को अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर में, इसका कंडक्टर में करंट पास हो रहा है मान लो, उसको अगर आसपास रख देते हो तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वायर में अगर आप करंट पास कर रहे हैं तो इसके ऑल अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैट में कि अगर किसी वायर में आप करंट पास कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये जो लाइंस है, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये जो आपको लाइंस दिख रही है ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बी से डिनोट किया जाता है। तो इस इफेक्ट को ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं कि अगर किसी वायर में करंट पास हो रहा है तो उसके ऑल अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दिस वन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यस और नो? Yes, sir. Next one is the Biot-Savart law and its application. बायोट-सावर्ट ने क्या कहा कि अगर एक वायर में, मान लो ये वायर है, देखो मैंने रैंडम वायर लिया है, इरेगुलर शेप का लिया है, इस वायर में करंट पास हो रहा है, देखो जी ये करंट आई पास हो रहा है, ठीक है। Yes, और हमें यहाँ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो बायोट-सावर्ट ने लॉ दिया और उन्होंने प्रैक्टिकली चेकआउट किया और उन्होंने कहा कि डीबी मींस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तुमको सर डीबी क्यों कहा, बी क्यों नहीं कहा? क्योंकि देखो ये पूरा वायर है जिसका लेंथ एल हो सकता है, और अब पूरे वायर का लेंथ एल है तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, दैट इज कॉल्ड डीएल।
तो उस हाँ जी। स्मॉल लेंथ करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? डीबी। और डीबी किस पे डिपेंड Yes, करेगा? करंट पे। तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। डीबी किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे, कितना लेंथ आपने लिया है। डीबी किस पे डिपेंड करेगा? साइन थीटा पे। एंड यू नो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। यस और नो? सबको कंबाइन sir. कर दीजिए। ऑन कंबाइनिंग दिस फैक्टर्स, यू नो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, कांस्टेंट डालिए विच इज कॉल्ड के, और के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट। याद Yes, रखने sir. के तरीके बताता हूं, ये मेरे टिप्स हैं, ठीक है? थोड़ा सा चीप है लेकिन चलेगा। लड़कियों को मैं हमेशा देवी मानता हूं, वो देवी की रूप होती है, गॉडेस। तो अगर देवी को मैंने पूछा कि देवी तुम किस तरह के कॉलेज या इंस्टीट्यूट या स्कूल में पढ़ना चाहती हो, तो उसने कहा सर मैं आइडियल इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहती हूँ। आइडियल नाम नहीं होना चाहिए, काम वाले आइडियल होना चाहिए। और सर ऐसा है कि मेरे घर से वो परपेंडिकुलर रहे, सामने रहे वो इंस्टीट्यूट, सर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पता ही है कि ज्यादा दूर रहेगा तो उनको जाने में ज्यादा दिक्कतें होगी। हाँ, और सर डिस्टेंस जितना कम से कम हो ना, मैं उतना ही खुश हो जाऊंगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब उसी को अंग्रेज को मैंने कहा कि भाई इसी चीज को तुम एक्सप्लेन कर दो। तो देवी तो वो लोग बोलता नहीं, डीवी बोलता है। तो डीवी इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आइडियल इंस्टीट्यूट में पढ़ती है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे होना चाहिए और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना चाहिए। क्लियर है? तो यू नो डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ yes, अगर तुम कहोगे कि सर मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए, इसकी डायरेक्शन पता करनी है, और मुझे अगर मान लिया टोटल चाहिए, ये तो आपने थोड़ा सा बताया, स्मॉल बताया, अगर मुझे टोटल निकालना हो तब क्या करेंगे? तो इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन कर दिया तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? अब सारा yes, फंक्शन देख लेंगे कि कैसा है। म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है? आई उस वायर में कांस्टेंट दिख रहा है, या अभी है या नहीं है कांस्टेंट वायर एलिमेंट है? तो अभी मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब वैल्यू जो दिया रहेगा उसके बेसिस पे मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जिसकी डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन जब निकालेंगे तो डीबी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यस और नो? ये जो एंगल जो होगा, जो आर कैप है, वो किसके किसके बीच एंगल होगा? एंगल थीटा इज बिटवीन द डीएल एंड आर। यस और नो? मतलब डीएल और आर पे वो yes, परपेंडिकुलर होगा। तो आई कैन राइट हियर वेक्टर ऑफ डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इन क्रॉस, सॉरी आई तो स्केलर क्वांटिटी है, तो आई को तो क्रॉस कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो आई को बाहर कर दीजिए, आई इंटू वेक्टर ऑफ डीएल क्रॉस वेक्टर ऑफ आर। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो आर कैप था, तो आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? वेक्टर ऑफ आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यस और नो? तो देखिए वेक्टर ऑफ आर और डीएल ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, नीचे आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया? आर क्यूब। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो कहते हैं सर आर क्यूब कैसे हो गया? फिर से मैं वंस मोर फिर से डिस्कस कर रहा हूं। वेक्टर ऑफ डीबी इक्वल टू क्या हुआ बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ऑफ आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब डीएल वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर ऑफ डीएल क्रॉस आर इक्वल टू क्या हो गया? डीएल आर साइन थीटा।
R square into R is the R cube. So you know डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से निकालना चाहते हैं तो ये राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। राइट हैंड थंब रूल क्या है जी? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। करंट अगर ऐसे पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, अगर ऐसे पास हो रहा है तो डाउन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वायर है और इसी डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तब क्या होगा? देन यू नो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा में साइन 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो मैं बताया भी करता था कि किसी भी वायर में अगर करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सेम डायरेक्शन में नहीं होता है। सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यस और नो? मैं हर चीज का प्रूफ दे रहा हूं एंगल एंगल पे, तो विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे भैया। तो पढ़ के सुनाइए। It means there is no magnetic field induction at any point on the thin linear current carrying conductor. अब तुम कहोगे सर थीटा अगर 90 डिग्री है, मान लो वायर ये करंट करेंट वायर ये है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों निकाल रहे हैं, माना यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर है 90 डिग्री पे निकाल रहे हैं, तब क्या होगा? तो dB इज इक्वल टू यू नो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? Which is the maximum value? This is maximum value. यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर तुम कहोगे थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तब देखो तो साइन 0 की भी वैल्यू वही होती है जो साइन 180 की वैल्यू होती है, मतलब 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि dB इज आल्सो 0, इसका मतलब मिनिमम। तो मैक्सिमम 90 डिग्री पे काम करता है, मिनिमम 0 डिग्री पे काम करता है। क्लियर है? नाउ न्यू टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपके पास एक सर्कुलर वायर है, सर्कल के फॉर्म का, इस तरह से, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें करंट पास हो रही है। ठीक है, मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या बाहर निकालना है, तो कहां कहां क्या क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो सेम जो फॉर्मूला पहले पढ़े थे, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसमें थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मैक्सिमम आ जाएगा, क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, तो इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and n is the number of turns carrying a current I through the turn, then magnetic field B is equal to क्या होता है? म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। तुम कहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा? तो जो ये फॉर्मूला यहाँ है उसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर है ना, डीएल इक्वल टू क्या होगा? सर्कल है यहाँ पे, तो उसका मतलब 2 पाई आर हो गया, तो 2 पाई आर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आर और आर स्क्वायर कट जाएगा। एन टर्न्स के लिए है तो एन इन 2 कर दीजिए। क्लियर है? करके देख लो अभी। यस सर। अगर सर्कुलर आर्क आपके पास है, मतलब इस तरफ से आर्क है, ठीक है, आर्क इस तरह से है, और अब मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सो इजी, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये कांस्टेंट लिख दीजिए। अब n के जगह क्या लिखोगे? थीटा अपॉन 2 पाई। क्लियर है? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, वही वाला हमने लगाया, या इस तरह से किया मैंने कि 2 पाई n इज इक्वल टू फॉर्म थीटा, सो n इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। So your answer should be B equal to mu naught I by 2r theta upon 2 pi. Now at a point P situated at a distance r from the center of the current carrying circular coil, means ये सर्कल है, इसमें करंट पास हो रहा है, और सर्कल में सर्कुलर कॉइल है, और मुझे यहाँ पे इस एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
ठीक है, तो कितना हो। Yes. इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है जो मैंने प्रूव करके दिखाया था, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो ये करंट कैरिंग वायर है यहां से, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। देखो ये परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। अब इसकी वजह से, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बता दिया क्या, रुक जाओ फिर से देखते हैं। देखो ये वायर है, ये इसका स्मॉल एलिमेंट है, यहां से समझो पहले इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता, इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये हुआ, देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उधर हुआ। क्लियर है। Okay. अब यहाँ पे, Yes, sir. यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये सीधा सीधा में तो इलेक्ट्रिक फील्ड चले जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड बना, ये वाला है। इसीलिए फिगर में देखो, इसीलिए फिगर में देखना, ये प्रॉपर नहीं है, देखो ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। बच्चे कहते भी हैं कि सर शायद आपने गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बैठ रहा। देखो यहाँ पे बैंड हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो बैंड नहीं होता ना। वंस मोर फिर से डिस्कस कर रहा हूं मैं। देखो ये स्मॉल एलिमेंट है, इसकी वजह से देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, आगे बढ़ जाएगा, उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये हो गया। क्लियर है या नहीं है। ऐसे करो, Yes, sir. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके Yes. परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। पहले ये वाला देखो, ये सीपी लाइन है, और सीपी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये वाला पीई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर। हाँ जी. नाउ Yes, sir. अब यहां पर इसकी वजह से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सीधी चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, लेकिन इस पर परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैंने डेरिवेशन में कराया भी है। अब डीबी के दो कंपोनेंट, डीबी कॉस फाई, डीबी साइन फाई, यस और नो। डीबी डैश के भी टू कंपोनेंट, डीबी डैश कॉस फाई, डीबी डैश साइन फाई। डीबी कॉस फाई और डीबी डैश कॉस फाई दोनों कंपोनेंट कैंसिल होकर आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे Yes, टोटल sir. बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई या समेशन ऑफ डीबी साइन फाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा सबकी वैल्यू, मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे रेडियस कितना है, यहाँ पे रेडियस स्मॉल ए है, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल, सॉरी यहाँ कुछ दिया नहीं है क्या, चलो इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, ठीक है, ए रेडियस दिया हुआ है, तो स्मॉल आर स्क्वायर, जस्ट ए मिनट, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, यस और नो। Yes, sir. नाउ इफ स्मॉल आर इज टू ग्रेटर देन ए, वो हमेशा होता है भाई, मुझे ज्यादा डिस्टेंस में निकालना है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो 2 कट हो गया, तो आर क्यूब और आर स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा आर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, ठीक है, Upon 2R. अपॉन, अपॉन 2R आएगा ना। हाँ तो आर स्क्वायर हट गया, अपॉन 2R, दिस इज आंसर, ठीक है। Yes, sir. नाउ जी. न्यू टॉपिक लिखिए, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ, अगर मान लो ये क्लोज पाथ है ऐसा, मुझे इसके अबाउट टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले लॉजिक सीखो बेटा। पहले हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो बताया, कि किसी भी मैग्नेट के ऑल अराउंड जो स्पेस होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया Yes, sir. कि अगर किसी वायर में करंट पास हो रहा है और रैंडम शेप का है, तो उसमें बायोट सावर्ट लॉ से फॉर्मूला हमें पता लग जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यस और नो। फिर हमने सीखा कि अगर इनफाइनाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2I/R। 2I/R। फिर हमने हम्म। सीखा कि अगर सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पर कितना होगा। फिर हमने सीखा कि सर्कुलर कॉइल है उसके एक्सिस पर कितना होगा। ये सब सारी बातें हमने की। Yes, sir. अब क्या कर रहे हैं कि कोई भी क्लोज पाथ ऐसा दिया है इसमें करंट पास हो रहा है, तब हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा। ठीक है, हाँ जी। तो इसको सबसे पहले एम्पियर ने कहा कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू Yes, sir. म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज बाय द क्लोज पाथ। माना वो थ्रेडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था कि जितना वहां पे इन्वॉल्वमेंट है करंट का उतने की बात करेगा वो। तो मैथमेटिकली मैं कैसे लिख सकता हूं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। आई मीन्स टोटल करंट, आई टोटल थ्रेडिंग मैं लिख देता हूं, टोटल थ्रेडिंग करंट। Yes, sir. अब जैसे यहां पे देख लो, जी। अगर मुझे यहां पे करंट निकालना है, इस वाले फिगर में निकालना है, तो समेशन ऑफ करंट आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3। देखो ये डॉट क्या कहता है, Yes, sir. सरफेस के Outside. परपेंडिकुलर है, अपवर्ड है, क्रॉस डाउनवर्ड है, या उल्टा करके भी ले सकते हो। ठीक है, तो I1 प्लस I2 माइनस I3, so I can say that closed integral of B dot dl is equal to mu naught times of I1 प्लस I2 माइनस I3। यस और नो? इसका हम लोग प्रूफ Yes, sir. भी दे सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने पहले किया था वही प्रूफ इसका है। आगे मैं प्रूफ कर दूंगा, चिंता ना करो। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट वायर है, मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये एक आपके पास वायर है जिसमें करंट आई पास हो रहा है, स्मॉल एलिमेंट डीएल है, यहाँ थीटा है, ये एंगल φ1 है, ये एंगल φ2 है। डेरिवेशन में मैंने बताया था कि B इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। यस और नो? ये सब डराइव करके भी नहीं, बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, या नहीं तो मेरा वो वाला लेक्चर, थ्योरी वाला, मेन थ्योरी वाला लेक्चर ले लीजिएगा। ठीक है, तो यू नो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। कंडीशन नंबर फर्स्ट, if point P lies symmetrically on the perpendicular bisector of the wire, माना यहां पर एकदम इस तरह से है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, तब क्या होगा? तो φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ। यस और नो? टोटल वायर का लेंथ L था, तो ये हो गया L/2, ये हो गया L/2, और ये डिस्टेंस A है, तो ये वाला क्या हो गया, √a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। यस और नो? इज इक्वल टू यू नो साइन फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूले में क्या आ जाएगा मैं देख लेता हूं पहले, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन फाई प्लस साइन फाई, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, तो 2 साइन फाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πa 2 साइन फाई। यस और नो? So you know mu naught I upon 4πa into sin phi is equal to perpendicular upon hypotenuse. So you know this is the L upon 2, तो 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, L अपॉन, ठीक है, √a² प्लस L²। यस और नो? इंटू 2, तो इसका 4 था, बाहर लेके ऊपर चले गए, तो म्यू नॉट अपॉन 4π 2i
अपॉन ए इंटू एल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एलसीएम निकाले 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी। क्लियर है? यस सर। फॉर अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो 5 1 5 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 91 साइन 91, तो यू नो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू, ठीक है, 2। सो आई कैन से दैट म्यू नॉट टू आई अपॉन 4 पाई a आंसर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, when the wire xy is of infinite length but p lies near the end of xy, जो मैं पहले बता रहा था कि ये p पॉइंट जो है इसके नजदीक है, 90 डिग्री पर है, इससे 90 डिग्री, इससे 0, मतलब इससे 90 डिग्री, इससे 0 डिग्री, तो phi 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड phi 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस और नो? हाँ सर। तब क्या होगा? यस। p इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ठीक है, यहाँ ए के बदले में आर लिखा हुआ है फिगर में, तो आर ले लेते हैं भाई। मैं इसलिए आर आई आर अलग अलग चेंज करते रहता हूँ, जिससे मैंने आप लोगों को जो है कॉन्फिडेंस आए अलग अलग एंगल पे सॉल्व करने का। तो साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, सो आई कैन से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, हाँ जी। नाउ यस सर। when wire is of infinite length then magnetic field near the end will be half that of the perpendicular bisector। उसमें 2i था, इसमें यहाँ पे only i है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। this is very very important when point p lies on the axial position, मतलब सेम पोजीशन पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब एक अलग तरह का देखो, ये वायर आपके पास है, इसमें करंट पास हो रहा है, मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, यहां से इसका एंगल θ1 है और इसका एंगल θ2 है, तब क्या लिखेंगे? सो यू नो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, आई कैन से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ2 माइनस साइन θ1। क्लियर? यस सर। नाउ जी। वेरिएशन ऑफ B विद डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, अगर अभी हमने जैसे डराइव किया उसको सबको फिगर में अगर बनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखो फर्स्ट नंबर में, ठीक है, यहां देख लेते हैं कि अगर दोनों एंगल सेम है तब क्या होगा। इसके बाद जब एक दोनों 90 डिग्री पर है तब क्या होगा, फिर एक 0 डिग्री दूसरा 90 डिग्री पे है तब क्या होगा, जब 0 डिग्री है तब क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी घटती जा रही है। सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। यस और नो? यस सर। नाउ बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, इसलिए देखो आर स्क्वायर है, इसलिए इसको लगभग टच करते हुए क्रॉस कर रहा है। आर होता तो ऊपर से चला जाता। ठीक है, तो आई कैन से बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। यस और नो? यस सर। तुम समझ ही नहीं रहे हो, हर चीज में यस सर कर रहे हो। मैंने जान के गलत बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सिर्फ 1/r पे डिपेंड। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर होता तब ना ऊपर ऊपर से जाता। समझा या नहीं सर समझा? वैसे सर ग्राफ तो दोनों में सेम ही बनता है ना, बस बिल्कुल थोड़ा नहीं बहुत बनता है, डिफरेंस होता है। बिल्कुल नहीं बनता। आप थोड़ा लोग बहुत देखो, डिफरेंस। आर स्क्वायर वाला ग्राफ बना देता हूं मैं, इस तरह से जाएगा। तो सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा गलत हो गया। ऐसे अगर आर स्क्वायर वाला होता, मतलब स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव में चला जाता, पॉजिटिव की तरफ जाता, ऐसे ऊपर ऊपर निकल जाता। ठीक है, अच्छा। और आर में क्या होता, टच करते हुए जाता। क्लियर है? वंस मोर, फिर ठीक है से सर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जी। इसको पहले अच्छे से समझिए। देखो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है बेटा? बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का। अगर मुझे हाँ बी जी। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का ग्राफ अगर बनाना है, ठीक है, तब क्या होगा पहले अच्छे से देखिएगा। नाउ बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ऐसा।
ठीक है, मतलब इतना ज्यादा इंक्लाइन नहीं कर जाएगा, मतलब इतना ज्यादा नहीं, फिर भी इस तरह से होते हैं। देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, लाइक दिस। ठीक है, एक पॉइंट पर कट होगा और इस तरह से जाएगा, ऐसा, फिर ऊपर जाता है। तो यू नो दिस इज ग्राफ फॉर द बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। नाउ न्यू टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है और इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तब क्या होगा, तो सेम एज द वायर, so I can say that B equal to mu naught I upon 2 pi r या mu naught upon 4 pi 2 I upon r, सेम थिंग। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द वायर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। ठीक है, अब अंदर में कहीं निकालना है, यहां निकालना है, यहां निकालना है, यहां निकालना है, तब क्या करेंगे, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r upon capital R square. You know magnetic field inside a hollow current carrying conductor is 0. अगर यही सिलेंडर हॉलो होता तब उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर में 0 होता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से बता रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द वायर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। समझना, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं इस वाले को, कि अगर सिलेंडर मान लो इतना मोटा है और इसका सिलेंडर ये एक्सिस है और यहां इसके सेंटर से यहां पे ये यहां अगर मुझे निकालना है, और जबकि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यस और नो? अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ होलो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हॉलो है तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। नाउ ठीक है अ लूप एज अ मैग्नेट। ठीक है, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, ठीक है, तो कैसे कैसे निकाल सकते हो। सपोज करो ये वायर है, इसमें करंट इस तरह से पास हो रहा है, देखो इस तरह से, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पे करंट आपने इस तरह से पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर की ओर होगी। माना ये वाला जो है साउथ पोल की तरह ट्रीट करेगा और ये सेकेंड वाला सरफेस नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा। The pattern of the magnetic field is comparable with the magnetic field produced by a bar magnet. Clear? अब तुम कहोगे सर अगर मैं साइड 1 की बात करूं तो ये नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करता है, साइड सेकंड की बात करूं ये साउथ पोल की तरह करता है, ऐसा कैसे? ठीक है, कैसे मैं अब आपकी बात को मान जाऊं? देखो करंट अगर इस तरह से पास हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पास हो रहा है, मैंने ऐसे ऐसे पास हो रहा है, ऐसे समझो, ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, तो जब तुम इधर से देखोगे, इस साइड से देखोगे तो तुम्हें साउथ नॉर्थ पोलैरिटी दिखेगी। अगर तुम इस साइड से देखोगे तो साउथ पोलैरिटी दिखेगी। इमर्जेज आउट जब होता है वो नॉर्थ पोलैरिटी होता है, बस यही बात याद रखनी है। इमर्जेज आउट देन नॉर्थ पोलैरिटी। यस और नो? यस सर। अब द लूप एंड द मैग्नेट, अगर तुम कहोगे सर अगर एक लूप है इसमें करंट पास हो रहा है और यहां पे एक मैग्नेट को मैं इस तरह से घुमा रहा हूं, मतलब मैग्नेट को मूव करा रहा हूं इधर से इधर, देखो इधर से इधर क्या हुआ, साउथ से नॉर्थ, और इधर से इधर साउथ से नॉर्थ, तो बोथ मैग्नेट विल अट्रैक्ट ईच अदर। यस और नो? सर ये वाला पॉइंट आप एक बार रिपीट नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान देना, वंस मोर। मुझे ये बताइए, यहां पे ये जो लूप है ये इस तरह से बिहेव करेगा, साउथ टू नॉर्थ करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर। इसका नॉर्थ इसके इस मैग्नेट, ये रियल मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के साउथ से अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? यस सर। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है, करो इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है और मैग्नेट को आप इधर से साउथ नॉर्थ मैग्नेट को ऐसे इधर से पास करा रहे हो, तो ये अट्रैक्ट करेगा, जल्दी चला जाएगा।
Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओ, पहले हाथ इसको ऐसे घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लेफ्ट हैंड को ऐसे घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से पेन को ले जाओ। ये पेन आपका मैग्नेट है, साउथ नॉर्थ पोल मैग्नेट है, तो जैसे ले जाओगे तो ये अंदर पार हो जाएगा, मतलब जल्दी चला जाएगा, अट्रैक्ट होने लगेगा। और अगर मैग्नेट को उल्टा Yes. कर दिया तो रिपेल करने लगेगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी। ये लेबोरेटरी में भी मैं दिखाऊंगा, अगर ऐसे तो आप लोगों को नहीं दिखा सकते, ऐसे कॉलेज में मैं दिखाता हूं। अब तुम कहोगे सर ये एक लूप है जिसमें करंट ऐसे पास हो रहा है और इसमें भी करंट, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी साउथ नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है भाई, Yes, sir. और ये भी साउथ नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो इसका नॉर्थ इसके साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो टू पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैं बच्चों से पूछता हूं क्वेश्चन कि जब दोनों लूप में सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है तो अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है? तो बच्चों का आंसर होना चाहिए सर अट्रैक्ट होता है। मैं पूछता हूं क्यों, उसके आंसर नहीं देते, तब मैं गुस्सा करता हूं बच्चों से। मैं कहता हूं विदाउट लॉजिक बात मत कीजिए, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि प्रूफ मांगो, हर चीज का प्रूफ मांगो, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हो। समझ रहे हैं मेरी बात है? Yes, sir. फिर से मैं रिपीट करूं क्या? नहीं सर, समझ आ गया। वेरी गुड। न्यू टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सोलेनॉइड एक्चुअल में है क्या। आप लोगों ने देखा होगा कि जब शादी किसी लेडीज की होती है ना, शादी, तो वो देखना इस तरह के जूड़े पहनती हैं, उसको चूड़े या जूड़े कुछ कहते हैं, चूड़ा जूड़ा कुछ कहते हैं, और इसी में वो लोग हाथ इस तरह से घुसा के रखती हैं, ऐसा। Yes, sir. ठीक है, तो यही समझ लो कि जिस लेडीज की शादी हुई है, ठीक है, और वो चूड़ा या जूड़ा पहना हुआ है, जूड़ा तो शायद ऊपर वाले को कहते हैं, इसको चूड़ा बोलते हैं, चूड़ा। ठीक है, ऐसे इस तरह से होता है, और ये लेडीज का हैंड है, 5 फिंगर्स है। तो ये जो है ये सोलेनॉइड है, मतलब शादी की हुई लड़की सोलेनॉइड पहनती है, ऐसा समझ लो। रियल में वो सोलेनॉइड नहीं हो सकता, क्योंकि सोलेनॉइड जो होता है ना, ठीक है, वो कंडक्टर होता है, उसमें करंट पास होता है। हाँ, भले उसके ऊपर में कवरिंग इंसुलेटर का हो सकता है। इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूं, एक वायर ले लो और अपने हाथ में इस तरह से ऐसे ऐसे घुमा के दो, तो ये क्या हो गया, ये सोलेनॉइड बन गया। इस वायर में करंट पास होता है भाई। ठीक है, तो एक्चुअली में ये है, ये आपके पास हेलिकल वायर इस तरह से है, ठीक है, और इस तरह से ये सोलेनॉइड बन गया। अगर इस वायर को हटा दोगे यहां से तो, ठीक है, तो सोलेनॉइड देखो कैसा दिखता है। अगर ये सोलेनॉइड में तुमने करंट पास ऐसे कराया तो जानते हो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट आपने पास कराया, तो वायर को होल्ड करो, ठीक है, तो ऐसे करंट है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, माना अगर ये मैग्नेटिक करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। ऐसे करो, ये वायर है, वायर को ऐसे पकड़ो, देखो मैं टच कर रहा हूं, ये वायर को पकड़ा है मैंने, ये हमने वायर के डायरेक्शन में करंट कर दिया, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है या नहीं जा रहा है। नहीं होता है अपने लैपटॉप में, जहां पे करंट मैंने बनाया है, करंट लिखा है, वहां पे अपना पेन इस तरह रख दो और बोलो कि तुम वायर हो, ठीक है, बोलो ये करंट की डायरेक्शन है, और इसको बोलो यू आर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जिधर डैश जा रहा होता है उधर में ही इस तरह से अंदर की तरफ जाती है। लुक एट द वन फेस ऑफ द कॉइल। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज है तो मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, देखो ये क्लॉकवाइज हो गया या नहीं हो गया बताओ। यस सर। अब इसको मिला दो, एक लेटर एस लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, इसका मतलब साउथ पोलरिटी। जब भी किसी वायर कॉइल में करंट पास हो रहा है और उसको ऊपर से आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो कॉइल जो है साउथ पोलरिटी मैग्नेट की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा। इतना शुद्ध हिंदी बोला मैंने, इट बिहेव्स एज अ साउथ पोलरिटी। यस सर। तुम कहोगे सर अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तब देखो
डायरेक्शन ये बना दिया, हाँ। ये डायरेक्शन बना दिया, ऐसे कर दो। दिस इज द नॉर्थ पोलैरिटी। ठीक है सर। If the direction of current is anti-clockwise, then that face has the north polarity. Yes or no? यस सर। अब तुम कहोगे सर सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सेम, म्यू नॉट एन आई। ये मैंने प्रूव कराया भाई, मैं यहां पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, जी। n is the number of turns per unit length, small n equal to capital N upon L। हाँ जी। अगर एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड निकालना है, मान लो मुझे यहां पे निकालना है या यहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा? हाफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? ठीक है, इसको एंड इफेक्ट कहा जाता है, हमने प्रूव करके दिखाया भी है पहले। तो एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड बी इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई, एट द एंड फील्ड इज हाफ ऑफ एट द सेंटर, दिस इज कॉल्ड द एंड इफेक्ट। ठीक है सर। नाउ न्यू टॉपिक लिखिए, टॉरॉयडल सोलेनॉइड। देखना बहुत सारी बुक में लिखा रहता है टॉरॉयडल सोलेनॉइड, लेकिन मैंने अपनी बुक में जो लिखा है वो सिर्फ लिखा है टॉरॉयड। ठीक है, जी। टॉरॉयड को ही टॉरॉयडल सोलेनॉइड कहा जाता है। ठीक यस। है, और एक्चुअल में दोनों की का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेम सेम होता है। ठीक है, एक्चुअल में टॉरॉयड बनता कैसा है, वो कैसे बनता है वो मैं बताता हूं। सपोज करो ये आपके पास एक डिस्क है, यह डिस्क है, यस। या इसको ऐसे कह सकते हो कि ये रिंग है। ठीक है, और इस पे आपने क्या किया, यहां पे आपने कंडक्टिंग वायर जो है, लेकिन एक्चुअल में ये वायरिंग किया हुआ है, मतलब नॉर्मल वायर यार, वायर आपने इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे घेर दिया। यस। तो ये जो फिगर बन गया, ये अब टॉरॉयड बन गया। तो हाँ जी। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, विद इन द कोर ऑफ द टॉरॉयड, मतलब यहां पे या यहां पे या यहां पे कहीं भी ऐसे, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बाहर क्या होगा? जीरो। ठीक है, अंदर फिर सेंटर पर क्या होगा? जीरो। तो वेयर एन इक्वल टू, वहां एन अपॉन लेंथ होता था, यहां लेंथ क्या है? 2πr है। हाँ सर। अब तुम क्यूरियस होके क्वेश्चन पूछो कि सर जब से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुआ है तब से आप बता रहे हो कि वायर का क्या होगा, सर्कल का क्या होगा, रिंग का क्या होगा, सोलेनॉइड का क्या होगा, टॉरॉयड का क्या होगा, ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है हम लोगों को? हम मासूम बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? ठीक है, इसको मैं पढ़ लूंगा तो मेरे डेली लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा? ठीक है, हाँ सर। बच्चे ये डेली लाइफ में ये चेंज आ जाएगा कि आप अच्छा इंजीनियर बन जाएंगे। लैपटॉप, कंप्यूटर और भी बहुत सारे डिवाइस जैसे यूज करते हैं, फ्रिज वगैरह, वो सब में अलग अलग तरह का मैग्नेटिक फील्ड और या इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं पे ज्यादा जो जरूरत होती है, कहीं कम होती है, कहीं पे इसकी वैल्यू मतलब अलग अलग वैल्यू चाहिए होती है। अगर आप मदरबोर्ड उठा के देख लोगे लैपटॉप का ना, या टीवी का, कलर टेलीविजन का देख लोगे, तो उसमें आपको अलग अलग चीज दिखेगा। ये सब सारे शेप उसमें यूज हो रहे होते हैं, इसीलिए आपको ये सब पढ़ाया जाता है। अगर मान लो ये नहीं पढ़ाया जाएगा तो एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने लगेगा, स्पार्किंग होके कभी भी आपका खराब हो सकता है। यस सर। पहले जो कलर टेलीविजन बना था मात्र 16 सेकंड चला था, और उसमें टोटल कितना 40 केवी करंट यूज हुआ था। ठीक है, मतलब 40 केवी वोल्टेज सोर्स वहां पे यूज हुआ था, मतलब एक ट्रांसफार्मर लगाया गया था, सोचो। और आजकल का टीवी क्या है, बल्ब के बराबर का लाइट मात्र कंज्यूम करता है। तो ये सब यही सब पढ़ने की वजह से। एक दूसरा क्वेश्चन, सर मेरी डेली लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा? ठीक है, एक बच्चे ने बोला भी था ऐसे, मैंने बताया भी था उसको, खूब ये किया था, बोला सर बचपन से मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ा, मैंने कभी यूज नहीं हुआ सर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या मेरी डेली लाइफ में यूज है? और सर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। मैंने कहा तुमने इंजीनियरिंग किया ही नहीं। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है
तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का यूज आपका डेली लाइफ में होता है, रोज होता है। अभी तुम सीढ़ी पे चलना स्टार्ट करोगे, टेन थीटा का यूज हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का यूज हो जाएगा। अभी तुम दीवार तोड़ने लगोगे, डिफरेंशिएशन का यूज होगा, दीवार बनाने लगोगे, इंटीग्रेशन का यूज हो जाएगा। उतना तो छोड़ो, यहां पे इतने सारे कॉइन आपका डाल दिया, अपने सारे कॉइन को समेटने लगा तो इंटीग्रेशन का यूज हो गया। सपोज करो गुस्से में मम्मी ने आके यहाँ पे सरसों तेल गिरा दिया है, तुम सारे को फिंगर्स हाथ से उठा के रखते जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन कर रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात है? अगर कोई आदमी उस तुम्हारी स्पीड देख के कैलकुलेट करना चाहे कि तुम कितना देर में इतना ऑयल को निकाल सकते हो, तो आराम से कहीं दूर बैठा भी बता देगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज नहीं हुआ है या नहीं किया है मैंने। आप लोगों को वही चीज पढ़ाया जाता है जो सुपर इंपॉर्टेंट है और जिसमें कि आप खुद समाज को चेंज करने की कैपेसिटी रखें, अपने अंदर लॉजिक को बिल्ड कर पाए, इसलिए पढ़ाया जाता है। अदरवाइज कोई किसी को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी ह्यूमन के पास लाइफ बहुत कम होती है। इसलिए जो भी बोले कि मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का यूज नहीं किया, सर मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज नहीं किया, ठीक है, उसको बोलो तुम सिर्फ पैदा हुए हो भाई, अभी तुम मानव भी नहीं बने हो। महामानव की तो बात ही छोड़ दो। हर एक इंजीनियर और डॉक्टर को ये सारी बातें पता है, और अगर नहीं पता है तो इनडायरेक्टली वर्क कर रहा है, मतलब डायरेक्टली वो फेस ऑफ नहीं हो रहा, मतलब फेस ऑन नहीं कर पा रहा है, दैट्स इट। तो मैंने एक आंसर, क्वेश्चन का आंसर दिया कि ये सब इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये आप लोगों का यूज होता है। तुम डेली ऐसे भी यूज करते हो। घर में तुम कभी जहां पे सोते होगे अपने घर में, वहां पे अपने माथे के पास कभी भी करंट कैरिंग वायर नहीं रखते होगे आप। आपके फादर मदर बोलते होंगे दोनों कि कभी जहां सोते हैं वहां पे फोन मत रखो। कैसे पता उनको? उनको पता, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण कि वहां पे करंट प्रोड्यूस होने लगा, जो आपके ब्रेन के मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रेजोनेट कर देगा। आपका ब्रेन कब दिक्कत कर सकता है? नाउ न्यू टॉपिक, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले समझो बेटा इस कॉन्सेप्ट। जानते हो फिजिक्स में हमेशा डेरिवेशन का नाम या टॉपिक का नाम जानना ही बहुत जरूरी होता है, उसी में सब कुछ छुपा होता है। अगर कोई बच्चा बोले कि सर आप इतने, मतलब क्या कहते हैं, टेंथ के बच्चे से पढ़ाना स्टार्ट करते हो और हायर स्टडी तक पढ़ाते हो, इतना याद कैसे रहता है आपको? तो इसका एक ही आंसर है बेटा, इसमें लॉजिक ज्यादा लगाना है। फिजिक्स इज द टोटली सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक एंड फिलॉसफी। न्यू टॉपिक, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर सपोज करो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बता ही दिया था मैंने, ठीक है, यस सर। ये सारे पैरेलल होंगे और एक ही डायरेक्शन में होंगे, और यहां पर मैंने एक चार्ज को थ्रो कर दिया, क्यू चार्ज को थ्रो कर दिया, ठीक है। तो Yes, क्यू sir. जब चार्ज थ्रो किया, उसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। मैंने बताया था चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड भी, Yes, sir. और मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बोला मैंने, Hmm. आल्सो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ. तो जानते हो जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को आप थ्रो करते हैं, तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स। डेफिनेशन क्या है बेटा? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इसका मतलब इस थ्रोइंग चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स होगा वो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। यस और नो? हाँ सर. अब तुम कहोगे सर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, F इक्वल टू क्यू ही होता है, और मैग्नेटिक फोर्स का पता है Q इंटू वी क्रॉस बी होता है।
तो टोटल लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, Q इज कॉमन, यू नो, वेक्टर ऑफ E प्लस V क्रॉस B, दैट्स इट। अगर कोई पूछे कि लॉरेंज फोर्स क्या होगा, तुम उसको कहो कि भैया ये चार्ज पार्टिकल लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर दिया, तो उस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो लॉरेंज फोर्स होगा। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी, अगर चार्ज पॉजिटिव है तब, और अगर अपोजिट है, मतलब अपोजिट टू द V क्रॉस B इफ चार्ज इज नेगेटिव। Yes, sir. Now, motion of a charged particle in a uniform magnetic field. अब क्या है, यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया। तो मेरा क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B with a velocity V in a direction perpendicular that of the B, then the charge particle experiences a force. What is the value of force? देखो, थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। Yes, sir. जब थीटा 90 डिग्री है तो चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा, Fm इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। मैंने बताया था कि जब भी चार्ज को आप थ्रो करते हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यस और नो? Yes. अगर तुम कहोगे सर E और B दोनों का सम अगर ऐसा करें जो फोर्स जीरो हो, तब आप क्या कहना चाहते हैं? तो अगर इस तरह से E और B को आपने अरेंज किया है, जो फोर्स इज जीरो, मतलब लॉरेंज फोर्स जीरो है, तब इसका मतलब ये हुआ कि Fe इज इक्वल टू Fm। यस और नो? Yes, sir. Acceleration of the particle A is equal to force upon mass, which is equal to 0. Then I can say Fe is equal to Fm magnitude wise। नहीं समझ में आया होगा, जी। मुझे लग रहा है। देखो, So, अगर ये जीरो है तो वेक्टर ऑफ Fe इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ Fm लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ sir. मैग्नीट्यूड वाइज मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? Fe इज इक्वल टू Fm। Yes, sir. वही मैंने Fe इक्वल टू Fm लिखा है बेटा यहाँ पे। अब Fe इज इक्वल टू क्या होता है? QE। Fm इक्वल टू क्या होता है? QVB साइन थीटा। हाँ जी. थीटा 90 डिग्री है तो 1 Yes, sir. Q और Q को कट कर दीजिए, तो वेलोसिटी V इक्वल टू क्या हो गया? E अपॉन B। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी सेलेक्टर। Yes, sir. इस टॉपिक से एक नया ब्रांच खुल जाता है इतने से। अच्छा. अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसा थ्रो करते हो जिसपे फोर्स जीरो है, तो वहां जो वेलोसिटी एक्वायर होगा चार्ज पार्टिकल का, वो E और B का रेशियो होगा। वो क्या होगा? Yes. E और B का रेशियो होगा। इसी को कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग डेफिनेट वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, ठीक है, तब वो डेफिनेट वेलोसिटी E और B का रेशियो होता है। मैं पढ़ाऊंगा, जब साइक्लोट्रॉन पढ़ाऊंगा उसमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा मैं। हाँ जी. तुम कहोगे सर अगर आपके पास ऐसा है कि अगर आपने किसी पार्टिकल को इस तरह से थ्रो किया जो सर्कुलर पाथ बना रहा है, ठीक है, हाँ जी. तब इसकी रेडियस R कितनी होगी? ठीक है, Okay. तो पहले तुम मेरे से पूछो कि सर सर्कुलर बना क्यों रहा है, तो उसका आंसर मैं देता हूं। देखो बेटा, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने प्रूव भी कराया था, और इसमें अगर आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है? इसमें एक सर्कुलर पाथ ऑब्टेन करता है। क्या करता है? सर्कुलर पाथ ऑब्टेन करता है। क्यों? क्योंकि चार्ज को आपने ऐसे थ्रो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट एक सर्कल बनता जा रहा है। पहली बात, ये कब है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तब। अब अगर आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे रखा है, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं।
और इसमें आपने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है किसी एंगल से, तब क्या होगा? जी तो इसका पाथ हेलिकल हो जाएगा, सर्कुलर नहीं अच्छा होता है, हेलिकल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए डायरेक्शन इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर खींचेगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ खींचेगा, तो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता चलता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं वंस मोर, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, ठीक है, तो वो सर्कुलर पाथ को ऑब्टेंड होगा। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को थ्रो किया है तो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। जब है। सर्कुलर बनाता है, मीन्स मैं लिख रहा हूं व्हेन चार्ज थ्रोन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then path is circular. Yes or no? यस Very very important line. अब जो सर्कुलर होगा तो क्या कैसे लिखेंगे हम लोग? R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। पूछो कैसे? हाँ जी क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसको इस तरह से ले कि ये फोर्स जब सर्कुलर मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ सर तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी बी आर। आर और आर को कट कर दीजिए, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। हाँ जी अगर इस R की वैल्यू निकालना चाहें तो एम वी अपॉन क्यू बी है, इसी को मैं P अपॉन क्यू बी भी लिख सकता हूं। मोमेंटम इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। पता है या नहीं पता है? या मैं करके दिखाऊं? यस सर पता नहीं सर पता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम से डिवाइड एम से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो यू नो अंडर रूट 2 एम इंटू क्यू इंटू वी अपॉन क्यू बी। ये सारे डेरिवेशन में यूज होते हैं, सारे फॉर्मूला यूज होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं फॉर्मूला मैनिपुलेशन जरूर सीख लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल करना चाह रहे हैं तो। वेयर P इज द Yes, sir. मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, K इज द कैपिटल K इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू Q इंटू वी। और कैपिटल V जो है यहाँ पे, कैपिटल V क्या है? पोटेंशियल है। नाउ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, अगर आपको पता है सर सर्कल में जब मूव कर रहा है तो उसको कुछ तो रिवॉल्यूशन टाइम होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा जी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। टोटल टाइम क्या हो गया? देखो टोटल टाइम को कैपिटल टी ले लेते हैं, एक सर्कल पे इधर मूव करने के लिए स्मॉल टी, यहाँ पे मूव करने के लिए स्मॉल टी ले लेते हैं, तो इसका मतलब स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई आर अपॉन वी, स्मॉल वी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं पाई एम अपॉन क्यू बी, क्योंकि आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने और कट कर दिया। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पाई अपॉन एम का रेशियो नीचे लेते आइए तो क्यू अपॉन एम इंटू बी। और आपको पता है चार्ज और मास रेशियो कहते हैं इसको, और पाई कांस्टेंट है, चार्ज अपॉन मास रेशियो कांस्टेंट होता है, बी कांस्टेंट होता है, तो ओवरऑल ये कांस्टेंट हुआ या नहीं हुआ? तो जब भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट होता है जनाब। और टोटल टाइम टी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू स्मॉल टी, मैंने 2 पाई एम अपॉन बी क्यूब। मैंने प्रूफ भी बोला था, प्रूफ कराऊंगा, मैंने करा दिया, विच इज आल्सो अ कांस्टेंट। तुमको अगर सर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। सिर्फ मैनिपुलेशन करते चलो, ये फ्रीक्वेंसी है, मैं एफ लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं तो तुमको वी और इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं फ्रीक्वेंसी के लिए एफ लिख देता हूं और मैं यहाँ लैंग्वेज में लिख देता हूं दिस इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहें तो यू नो 2 पाई एफ इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन एम। नाउ if a charged particle is moving at an angle theta in the magnetic field, तो मैंने क्या कहा? ये हेलिकल पाथ बनाता है, मैंने बता ही दिया है। तब यहां पे रेडियस क्या होगी? तो r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन बी क्यू, सेम पहले की तरह है।
टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 अपॉन टी बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि सर ये इधर कितना पाथ ट्रेवल करेगा, इसको कहते हैं पिच। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है, मतलब कितना हेलिकल पिच कितना होगा। तो P इज इक्वल टू V cos थीटा इंटू टी। जब इंजीनियरिंग करोगे तो देखोगे सेकेंड सेमेस्टर में ये सब बहुत चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपको बहुत यूज होगा इसका। तो 2 पाई, पहले यहाँ पे V की वैल्यू रख देते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 पाई V टाइम पीरियड रख देते हैं, तो 2 पाई V M cos थीटा अपॉन बी क्यू। क्लियर है? If the direction of a V is the parallel or anti-parallel to the B, मतलब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तब फोर्स कितना होगा 0। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी क्या करेगा, ये स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर तुमने चार्ज पार्टिकल को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में फेंक दिया। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता था कि एंगल से फेंको, एंगल से फेंको। अगर आपने पैरेलल फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, तो क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगा, उसमें स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, और पी इक्वल टू वी पैरेलल इनटू टी। क्या दिक्कत है, बोलिए। नहीं सर, समझ आ रहा है। साइक्लोट्रॉन, देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, ठीक है, कि एक वेलोसिटी सेलेक्टर होता है। ठीक है, और वेलोसिटी सेलेक्टर v इक्वल टू ई अपॉन बी होता है। यस और नो? यस सर। उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो साइक्लोट्रॉन होता है। तो तुम मेरे से पूछो कि सर साइक्लोट्रॉन एक्चुअल में है क्या। जानते हो, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है बेटा, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सबको क्या करता है, एक्सीलरेट करने का काम करता है। कहोगे इसका मतलब, इसका मतलब कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा गन है जो अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको एक्सीलरेट काम करने का काम करता है, मतलब गोली की तरह इसमें छोड़ने का काम करता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो मैंने पहले बताया था कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू, या एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। क्लियर है? यस सर। अब इसका वर्किंग कैसा है पहले ये समझिए। व्हाट इज द वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ द साइक्लोट्रॉन? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम लोग क्या करते हैं, दो डीज लेते हैं। डीज माना डी का शेप का होता है, देखो ये डीज है, ये डीज है, डी का शेप दिख रहा है, डी। यस सर। और एक दूसरा डी शेप का लेते हैं, ये दो डीज लेते हैं, इसको डीज, DEES, डीज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दो डीज हमने ले लिया, ठीक है, और दोनों डीज को क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन कर देते हैं वाइब्रेटर से। देखो HF ऑसिलेटर इसी को कहा जाता है, वाइब्रेटर कहते हैं, मतलब कि वो वाइब्रेट करता रहता है, टिक 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 टिक, ऐसा ऐसा करता रहता है। जैसे कहीं देखते होगा कि गाना उना जहां बजता है उसमें नहीं करता है चिक 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 नहीं करता है, तो वही समझोगे एक तरह से है। यह वाइब्रेटर है। यहां पे क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को, मान लो ये प्रोटॉन है, यहां पे हमने रख दिया, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल रख दिया, ठीक है। तो जब वाइब्रेटर के ऊपर अल्फा पार्टिकल रख देते हैं, तो ये वाइब्रेटर क्या करता है, इसको वेलोसिटी दे देता है, इधर चला गया, ठीक है। और यहां अपने HF ऑसिलेटर के साथ ज्वाइन करके रखा है, ठीक है। तो चार्ज को जब तुम हिला रहे हो, मूव करा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज, ये पहले यहां क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था अगर चार्ज था तो। यस और नो? यस सर। और दो मैग्नेट के साथ इसमें आपने इसको ज्वाइन कर दिया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट के साथ इसको आपने ज्वाइन कर दिया है।
तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को हमने रख दिया, ठीक है, और उस चार्ज को वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वाइब्रेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा तो ये क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को इधर थ्रो कर देगा, रोटेट करेगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को डालने पर क्या होता है, उसमें मोशन होते हैं। हाँ जी फिर ये मोशन होके इधर आएगा, धीरे 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 क्या करेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, घूमता रहेगा, और एक टाइम ऐसा होगा जब वो इसकी रेडियस को छोड़कर टारगेट को स्ट्राइक कर देगा। ओके कितना ठीक है इजी। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में हमने चार्ज को वाइब्रेट करा, हाँ जी तो वो अपनी रेडियस को बढ़ाता रहेगा और टारगेट पे जाके फिर स्ट्राइक कर देगा। ठीक है सर दिस इज द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। जैसे गन का क्या होता है, मैं गन के बारे में बताता हूं। उसमें क्या करते हैं, स्प्रिंग हम लोग खींच के रख देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या क्या कहते हैं, मस्कुलर एनर्जी को हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, उसमें गोली डाल देते हैं, और जैसे ठक से मारते हैं वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहां क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे चार्ज पार्टिकल को रखा, ठीक है, यस सर तो वाइब्रेट करता रहा, रोटेट करेगा, अपना रेडियस धीरे धीरे बढ़ाएगा और जाके क्या करेगा, फिर टारगेट पे स्ट्राइक कर देगा। इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ बनाते हुए रेडियस को फिर छोड़ता है। यस तो सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करता है, मैंने क्या बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस सर तो बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यस और नो। वी और स्क्वायर को कट कर दीजिए, सो आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। दिस इज द रेडियस ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। अब तुम कहोगे सर टाइम कितना लगेगा इसको रोटेट होने में, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मतलब पाई आर अपॉन वी, ठीक है। देन पाई, अब यहां पे आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, वी कट गया, तो पाई एम अपॉन बी क्यू। मैंने पहले भी ये चीज कराया था, यस और नो। सो टाइम इज इक्वल टू, यू कैन से पाई एम अपॉन बी क्यू। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई अपॉन बी इंटू क्यू अपॉन एम। Q upon M is charge mass ratio, P is the magnetic field constant, pi is constant, तो ओवरऑल टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को रखा आपने, उसको जो थ्रो होने का टाइम होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, और ये इंडिपेंडेंट होगा। और ये टाइम क्या होगा, टाइम इज इंडिपेंडेंट। किससे इंडिपेंडेंट होगा भाई, ये स्पीड ऑफ द आयन से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, रेडियस से इंडिपेंडेंट होगा, चार्ज की वैल्यू से यहां पे इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है। यस सर अब ये जो चार्ज पार्टिकल को जो हम लोग थ्रो कर रहे हैं, मान लो बुलेट हम लोग चलाते हैं, तो तुम कहोगे ना कि सर बुलेट की स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी वो कितना गेन करेगा वो चार्ज पार्टिकल। तो सपोज करो V0 is the maximum velocity, R0 is the maximum radius of the circular path. So I can say that mV0 square upon R0 is equal to BQ into V0, yes or no? V0 को कट कर दीजिए तो एक V0 बचेगा, तो I can say V0 is equal to BQ R0 upon M। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यस और नो। सो हाफ एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम एन स्क्वायर इज कट, आंसर शुड बी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम रेडियस पे डिपेंड करेगा कि कितना
बड़ा रेडियस वो बना के तब थ्रो हो रहा है, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। Yes, sir. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। पहली बात है, यहां साइक्लोट्रॉन में कभी भी लाइटर मास को नहीं यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर लाइटर मास करेंगे तो पूरा रेडियस ऑब्टेन कर ही नहीं पाएगा। अच्छा। दूसरी बात यह है कि इसमें कभी भी हम लोग लाइट नेगेटिव चार्ज को इसमें कभी भी हम नहीं ले सकते, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्सीलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। Okay. नेगेटिव चार्ज को एक्सीलरेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर सकते, ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज को भी नहीं करते हैं क्योंकि वो अपोजिट रेडियस बना लेता है, ठीक है। इसके बाद ये अनचार्ज पार्टिकल को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? अगर अनचार्ज पार्टिकल को इसमें रखेंगे भी तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेंड ही नहीं करेगा। तो अनचार्ज पार्टिकल कैनॉट एक्सीलरेट बाय द साइक्लोट्रॉन। नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें आपने करंट पास किया है, और इसको आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। यू नो दिस वन इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? तो फोर्स इज इक्वल टू करंट इंटू वेक्टर ऑफ एल क्रॉस वेक्टर ऑफ बी। यस और नो? Yes. तो आई कैन से दैट एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूडली आई एल बी साइन थीटा, या इसी को हम लोग अरेंज करके बिल साइन थीटा भी बोल सकते हैं। इसका डेरिवेशन भी मैंने कराया था, ठीक है। कि अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख देते हैं, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एल बी साइन थीटा हो जाता है। इसका प्रूफ भी शॉर्ट में मैं कर देता हूं, ठीक है, शॉर्ट में प्रूफ कर देता हूं। आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ए एन ई वी डी। यस और नो? Yes. आई इक्वल टू क्या होता है? ए एन ई वी डी। तो आई इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन ई ए एल वी डी। तुम कहोगे सर माइनस क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल को इधर थ्रो करते हैं तो उसको अपोज करता है वो, ठीक है। Okay. So you can say that I vector of L is equal to minus N E A L V D। अब फोर्स इज इक्वल टू, अगर फोर्स निकालना चाहे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर इंटू ई इंटू वी डी क्रॉस बी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन ए एल ई इंटू वी डी क्रॉस बी। तो अब आई एल को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो from equation first and second, I can say that this is the equation number first and this one is the equation number second. Force F is equal to I into L cross B. So force is equal to ILB sin theta. Now force between the two parallel current carrying conductors. अगर आपके पास दो पैरेलल वायर है और इसमें करंट पास हो रहा है, तो मैंने क्या कहा था? सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्शन होता है। यस और नो? प्रूव करके भी दिखाया था। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपल्सन होता है। अगर सपोज करो सेम डायरेक्शन में है तो देखो इस वाले वायर की वजह से ये फोर्स इस तरह से अप्लाई होगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसके B1 इधर हो गया, ठीक है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो रिपेल करेगा, फिर इधर वाला फिर उसको अट्रैक्ट करेगा, तो कंपोजिट क्या होगा? अट्रैक्शन होगी। So you know two parallel current carrying conductors exert magnetic force on one another. ये उस पे फोर्स लगाएगा, वो उस पे फोर्स लगाएगा। सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपल्सन। Yes, sir. And you know force F is equal to mu naught upon 4 pi 2 into I1 I2 upon R into L।
ठीक है, क्योंकि फोर्स F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, बस वही हमने किया। I मीन्स I1, Okay. L मैंने लेंथ ले लिया ये, और साइन थीटा, बी निकाल लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन आर। ठीक है, सो यू नो F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 इंटू एल अपॉन आर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2। इसीलिए जब भी ये फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं तो देखना शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, स्मॉल f इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन आर। और यहां बोलते हैं कि ये f फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। Yes, sir. क्लियर है? जी। अब अगर L लेंथ है किसी कंडक्टर का ड्यू टू द अदर करंट कैरिंग कंडक्टर, सो यू नो द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, हमने प्रूफ पहले ही करा दिया है, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू I1 I2 अपॉन आर। यस और नो? अगर दोनों Yes. कंडक्टर जो है सेम डायरेक्शन में करंट को कैरी करता है तो फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तब क्या होगा? रिपल्सिव। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ द कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन देन फोर्स बिटवीन देम विल बी अट्रैक्टिव, opposite direction then it is the repulsive। yes or no? जी। Yes, sir. न्यू टॉपिक लिखिए, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आपने ये कॉइल रख दिया है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखो ये कॉइल है पूरा। ठीक हाँ है, जी। तो अगर आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने, तो एक एक कॉइल पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। देखो ये हमने लिख दिया इधर, ये F1 F2 F3 F4। F1 और F3 आर अपोजिट जी। एंड F1 इज इक्वल टू BIL, F3 इज इक्वल टू BIL, मैग्नीट्यूडली बोथ आर इक्वल, हाँ जी। एंड दिस वन इज द B। ठीक है, यहां से हमने B इसका लेंथ ले लिया, एंड थीटा है तो ये वाला पार्ट हो गया B cos थीटा, ये हो गया B sin थीटा। यस और नो? तो B sin थीटा इंटू फोर्स इज द टॉर्क। यस और नो? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। जी। तो हम लोग ने क्या किया? BIL इंटू B sin थीटा। देख लो मैं यहां लिख रहा हूं, BIL इंटू B sin थीटा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ को एरिया बोलते हैं, तो BIA sin थीटा। एन नंबर ऑफ क्वाइलिंग अगर हो रखी है तो टाउ इज इक्वल टू NIBA sin थीटा। यस और नो? सर ये जो F2 और F4 भी लगेंगे? अब वो भी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अगर इस वाले क्वाइल में लोगे तो उसमें भी वही होगा, उसमें B साइन cos थीटा की जगह L cos थीटा L sin थीटा हो जाएगा। हाँ, ठीक है। ओवर और ये क्वाइल में सब में फोर्स इक्वल लगेंगे, टॉर्क इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। और टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? M क्रॉस B। इसी फॉर्मूले से आता है। क्यों? देखो NIA को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लिख लीजिए M इक्वल टू NIA। हाँ जी। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ M क्रॉस वेक्टर ऑफ B। तो पढ़ के सुना दीजिए मुझे। A current carrying loop of any shape behaves as a magnetic dipole whose magnetic moment is given by M is equals to IA. If we have a current carrying coil having n turns, then the magnetic moment PM of dipole will be M is equals to NIA, and magnetic moment of a current carrying coil is a vector and its direction is given by right hand thumb rule. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट PM नहीं है, कैपिटल है, मैं वो मिस्टेक हो गया है। मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज अ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल तो पता है ही। Yes, sir. अब इसके कुछ कंडीशन ले लीजिए। केस नंबर फर्स्ट, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल को हमने इसी डायरेक्शन में रखा है, हमने सेम डायरेक्शन में रखा है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये आपका कॉइल है जनाब, सेम डायरेक्शन में रखा है, तब क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यस और नो? देन यू नो टाउ इज इक्वल टू NIBA, ठीक है, साइन 0, यस और नो? तो NIBA साइन 0, ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, तो आंसर टॉर्क इज 0, ठीक है। तो जब भी आपके पास थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। यहां पे मिनिमम काम करेगा, लेकिन ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सर कॉइल यहाँ पे तो आपने एरो से दिखाया है, तो मतलब उसी को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, नहीं, कॉइल वही 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 मैं समझना चाह रहा था। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, ये हमने कॉइल को ये किया, जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वही चीज मैंने यहां पे किया था। ये कॉइल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। हमने कहा कि जब कॉइल को प्लेन के पैरेलल सेटअप करेंगे, तो मैंने कहा थीटा 0 डिग्री है। तुमने फाइट मेरे से किया नहीं। थीटा यहां पे क्या होगा? 90 डिग्री होगा। किसके साथ? फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। रुक जाना, अदरवाइज जानते हो इसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, वो NIBA साइन थीटा नहीं होता, कॉस थीटा होता है, वो अलग चीज होती है, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को हटा देते हैं। थीटा यहाँ पे क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तब टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? NIBA, ठीक है, साइन 90, विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब NIBA मैक्सिमम, ठीक है। पढ़ाते समय ये चीज मैंने बोला भी था मेन थ्योरी में, कि बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। इसके लिए मैंने एक कंडीशन भी बताया था कि थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, ऐसा कंडीशन बताया था मैंने। और अल्फा जब भी बोले कि पैरेलल है, तो अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। बट उतना सबके चक्कर हटाओ, सिंपल से याद रखना कि जब भी पैरेलल बोले तो थीटा 90 डालिएगा। इस केस को रेडियल फील्ड कहते हैं। इफ द कॉइल इज सेट अप विद प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या कहोगे? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बहुत बच्चे कहेंगे सर गलत तो कहीं नहीं लिख दिया। नहीं, मैं फिर से बताता हूं। थीटा, अब तुमने कॉइल को क्या किया? परपेंडिकुलर किया, तो उसका प्लेन मतलब ऐसा हो गया। मैं बना के दिखाता हूं फिगर, ध्यान दीजिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें जो कॉइल है, देखो कॉइल ऐसा है, ऐसा, you know, theta is equal to 0 degree. So you can say tau is equal to NIBA साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, मतलब मिनिमम यहां पे काम करेगा। नाउ दिस इज द माय फंडा, पढ़ के सुनाइए फर्स्ट नंबर। The net magnetic force on a current loop in a uniform magnetic field is 0, but torque may or may not be 0. क्योंकि देखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टोटल फोर्स जो है 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन टॉर्क 0 हो भी सकता है, टॉर्क 0 नहीं भी हो सकते हैं। क्यों भाई? फोर्स इक्वल होने से ये पता नहीं चलता है कि टॉर्क हमेशा 0 होगा, क्योंकि टॉर्क तभी भी होता है जब इक्वल फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट लूप इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं होगा, बट टॉर्क मे और मे नॉट बी 0। यस और नो? नेक्स्ट नंबर,
when a current loop is in the position of equilibrium in a uniform magnetic field, then the net magnetic force as well as torque on current loop is zero. क्लियर है मेरी बात है? हाँ, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा. टॉर्क ऑफ द कॉइल इज मैक्सिमम व्हेन कॉइल इज सस्पेंडेड इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. देख लीजिए, यही मैंने कहा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो मैक्सिमम होता है. yes sir. न्यू टॉपिक लिखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. आप लोगों ने देखा होगा बेटा, ठीक है, बहुत सारे इंजीनियर जो आते हैं वो क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लेके आते हैं. वो उसका काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, वो स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है और मेजर करके बता देता है. तो वो सर ऐसा कैसे होता है कि वो लोग लाता है, टच किया, तुरंत बता दिया कि इतना करंट पास हो रहा है. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करने में या मेजरमेंट करने में काम आता है. ये छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर लेता है. इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कॉइल एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, और वो टॉर्क टाउ इक्वल टू NIBA sin थीटा होता है. Yes. कहने का मतलब जैसे आपने करंट को टच किया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, तो क्या होगा, उसमें कॉइल एक्सपीरियंस कर लेगा टॉर्क, रोटेट होने लगेगा. देख लीजिए, ये करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, देखो इसने क्या किया, यहाँ पे पॉइंटर इसका इधर शो होने लगा. yes sir. ठीक है, इसमें कैसे, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, एक नॉर्थ पोल मैग्नेट होता है, एक साउथ पोल मैग्नेट होता है, इसमें कॉइल रख देते हैं. ठीक है, इसमें करंट पास करा देते हैं. जैसे करंट पास कराते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिपल्सन होता है और वो जाके बता देता है कि एग्जैक्ट कितना करंट पास हो रहा है. इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी. इसका मतलब टाउ इज इक्वल टू NIBA, मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल जाएगा. दिस टॉर्क इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. इसी टॉर्क को क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहा जाता है. जैसे ही कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसमें जो सस्पेंडेड वायर है वो ट्विस्ट हो जाएगा और वो चाहेगा कि अपने पोजीशन पे रिटर्न आ जाए. देखो फिर से समझो इस बात को मैंने क्या कहा. अगर जैसे करंट आपने पास कराया तो क्या होगा, ऐसे करो, करंट जैसे पास कराया तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिपल्सन हुआ, इस तरह से कॉइल रोटेट होकर ऐसा चलाया. लेकिन हम लोगों ने इसको एक स्प्रिंग से ज्वाइन करके रखा है. स्प्रिंग कहेगा भैया करंट तो हो गया, जब तक उसको स्प्रिंग, अगर तुमको इस कॉइल को बैलेंस करके रखना है तब तक तुमको करंट इसमें पास कराते रहना पड़ेगा. जैसे करंट पास कराना बंद किया तो क्या होगा, ये स्प्रिंग की वजह से अपने आप रिटर्न होकर अपने पोजीशन पे आ जाएगा. फिर करंट पास कराओगे तो चला जाएगा, छोड़ दोगे तो फिर आ जाएगा करंट. हम लोगों ने बचपन में यही सब बहुत बार किया भी है, करंट पास कराते थे और देखते रहते थे ऐसे डूम 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 घूम रहा है, इस तरह से बहुत मजा आता था. तो कहने का मतलब है कि उसका जो K है वो क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट ट्विस्ट. तो जितना हम लोग मतलब क्या कहते हैं, करंट को हटाना छोड़ना बंद कर देंगे तो उतना ही टॉर्क क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, टाउ इज इक्वल टू K अल्फा. अगर इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉइल, इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क. हाँ सर. तो लिख लीजिए NIBA इज इक्वल टू K अल्फा. So you know I is equal to K alpha upon NBA. I equal to G alpha. Where G is equal to K upon NBA, which is called galvanometer constant. इसका मतलब क्या है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा. ठीक है, करंट जितना ज्यादा होगा अल्फा उतना ज्यादा होगा. मैं थोड़ा अल्फा को सही से कर देता हूं. जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा ट्विस्टिंग होगी, ये कहने का मतलब है. तो डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. वी यूज अ लीनियर स्केल इन द गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट द करंट फ्लोइंग इन द करंट. और हमें बता देता है कि कितना वैल्यू इसमें करंट का पास हुआ है और मेजर करके हमें दे देता है. yes. अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर.
पहली बात यह है कि गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हमें करंट डिटेक्ट करके देता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी डिटेक्ट करके हमें दे देता है। लेकिन ये गैल्वेनोमीटर जो है ना, वो माना एप्रोप्रिएट तो देता है, लेकिन बहुत बार क्या है, हमारे काम का वो नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को ही अमीटर बना देते हैं, जो छोटा से छोटा करंट और बड़ा से बड़ा करंट को मेजर करके दे देता है। इसी को हम लोग वोल्ट मीटर बना देते हैं, जो किसी भी वोल्टेज को मेजर करके हमें दे देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर अगर अमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं। शंट मत समझ लेना, शंट समझ लेना। शंट का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज अ शंट, देन यू कैन से दिस इज द लो रेजिस्टेंस। जितना कम से कम रेजिस्टेंस की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करंट आई पास हो रहा है, तो इसके दो फॉर्म हो गए, आई जी इधर पास होगा, आई माइनस आई जी इधर हो गया। फिर टोटल आके देखो यहां से आई करंट पास होने लगा। yes, तो कहने का मतलब इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट का नाम मैं ए रख दूं, इस पॉइंट का नाम मैं बी रख दूं, तो ए पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा, यस और नो। ए और बी के बीच का जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा, चाहे तुम डायरेक्ट सीधा सीधा जाओ, चाहे तुम एस होके जाओ। तो आई कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू आई जी। देखो करंट पोटेंशियल इक्वल टू वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस इंटू कैपिटल एस, यस और नो। yes sir, yes sir. So IG is equal to IG, capital is copy, IS is equal to I minus IG into S, yes or no। yes अब मुझे IG चाहिए, तो माइनस IGS को अगली साइड ले जाइए, उसमें IG कॉमन ले लीजिए, तो G प्लस S हो जाएगा। सो I कैन से IG is equal to I into S अपॉन G प्लस S। क्लियर है। अब IG इक्वल टू आई इंटू एस अपॉन जी प्लस एस हो गया। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या यू कहो कि हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आई माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू कैपिटल एस, यस और नो। तो अब आई जी निकाल लेते हैं, तो आई जी इक्वल टू सॉरी, हाँ आई जी को अगली साइड ले जाओ और आई एस को कॉमन ले लीजिए, तो यू नो आई एस इक्वल टू आई इंटू जी अपॉन जी प्लस एस, यस और नो। शंट में कितना करंट पास होगा, तो जी अपॉन जी प्लस एस कर दीजिए और उसको करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। शंट में आपको पता चल जाएगा कि कितनी करंट पास हो रही है। क्लियर है। yes अब तुम कहोगे सर लो रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, शंट में लो रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं हम लोग। इसलिए रखते हैं कि वो जो रेजिस्टेंस है वो करंट को कंज्यूम ना करे, कम से कम करे। गैल्वेनोमीटर में कंज्यूम नहीं होता है, मैंने बताया अभी तक कि करंट हीटिंग नहीं होती है उसमें, वोल्टेज हीटिंग नहीं होती है। लेकिन उसमें एक डर यह है कि बहुत बार अगर अचानक एक्सीडेंटली बहुत ज्यादा करंट पास हो गया तो उसको जला देगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ब्रेक कर सकता है। लेकिन अमीटर क्या होता है कि उसमें अगर बहुत ज्यादा करंट पास होने लगेगा तो उसका शंट जो है उस करंट को थोड़ा सा ईट कर जाएगा और उसकी वैल्यू को कम कर देगा। तो अमीटर में क्या होता है कि करंट ईटिंग होती है। नाउ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्ट मीटर। अगर आप चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाएं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ही हायर रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। और एक चीज और बता देता हूं कि अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, yes सीरीज में लगाया जाता है, और ये थोड़ा सा करंट हीटिंग करता है, ठीक है। okay ये थोड़ा करंट हीटिंग करता है।
तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर में कन्वर्ट करना है तो ज्वाइंट कीजिए पैरेलल में शंट को। शंट मीन्स लो रेजिस्टेंस। यस तो आपके पास क्या बन जाता है, अमीटर बन जाता है। यस नाउ गैल्वेनोमीटर से अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हायर रेजिस्टेंस हम लोग डाल देते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, ठीक है, क्या करेगा, उतना ही करंट को कंज्यूम नहीं करेगा, उतना वोल्टेज एक्यूरेट देगा। यस और नो? I can say that current Ig equal to voltage upon G plus R by the Ohm's law. Ohm's law क्या होता है? V equal to IR, तो I equal to V upon R. Similarly, G plus R is equal to V upon Ig. So I can say that R is equal to V upon Ig minus capital G. क्लियर है? यस यस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। एक अच्छा वोल्ट मीटर वही होता है जिसके हायर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है। एक अच्छा अमीटर वही होता है जिसकी शंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, शंट की वैल्यू क्या है? 0 है। नाउ व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी? The current sensitivity of galvanometer is the deflection produced in the galvanometer per unit current flowing through it. So you know Is is equal to alpha upon I, which is equal to NBA upon K. Clear? Voltage sensitivity. The deflection produced in the galvanometer per unit voltage. इसका मतलब Vs इक्वल टू अल्फा अपॉन V, तो अल्फा अपॉन IR इज इक्वल टू, पुट कर दीजिए अब, तो NBA अपॉन KR। नाउ ये मेरे हिंट्स हैं, पढ़ के बताइए। जी the ammeter is connected in series and voltmeter in parallel with the circuit. Range of ammeter can be increased but cannot be decreased. The ammeter of lower range has higher resistance than the ammeter of higher range, and the range of voltmeter can be increased or decreased. Voltmeter of lower range has lower resistance than the voltmeter of higher range. क्लियर है? द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। द वोल्टमीटर ऑफ लोअर रेंज हैज द लोअर रेजिस्टेंस, और जो वोल्टमीटर हायर होता है उसका हायर रेंज होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। सर जो रेंज है वो जो भी उसके स्केल की रीडिंग्स की बात हो रही है ना? हाँ, उसी की रीडिंग बोल रही है, इसलिए तो ज्यादा ज्यादा वोल्टेज बताएगा। अगर आपने रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डाल दिया है तो क्या करेगा, ज्यादा वोल्टेज तक मेजर करके दे देगा। सो नाउ ये चैप्टर हम लोगों ने अभी थ्योरेटिकल कंप्लीट किया है, डेरिवेशन किए इसमें। इसके बाद अब हम लोग, आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, HPS आएगा, हर्स प्रैक्टिस सेट। उसको खुद से पहले ट्राई करना। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बना के रखा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। इसके लिए एक APF होता है, अमरेश प्रेप फॉर्मूला। इससे आपको ना पर्सनली अपना चेक करने के लिए मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मैंने एक्सरसाइज वाइज करके लिखा हुआ है, और उससे मैं खुद भी तैयारी करता था, मैंने बता ही दिया पहले आप लोग। तो एक्सरसाइज में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको X लेट कर लो, जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं उसको Y लेट कर लीजिए। करेक्ट क्वेश्चन जितना हो रहा है विदाउट रेफरिंग द एक्सप्लेनेशन उसको Z लेट कर लीजिए। अगर आपने Z अपॉन Y इंटू 100 कर दिया, ये एक्यूरेसी लेवल कहलाता है। Z अपॉन X इंटू 100 कर दिया, इसको प्रेप लेवल कहते हैं। अगर आप गुड रैंक चाहते हैं जेई में, तो योर एक्यूरेसी लेवल शुड बी अबव द 85 एंड प्रेप लेवल शुड बी अबव 75। ठीक है, तो क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद इस चैप्टर के थ्योरी के बाद हम लोग अमरेश क्वेश्चंस, मेरे द्वारा कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं
जो कुछ क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, पीवाईक्यू का है कुछ पार्ट, कुछ मेरे द्वारा लिखा हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है, और कुछ जो है थोड़े लेवल हाई करके क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, वो सब सारे, कुछ कुछ जो है काफी अम्यूजिंग क्वेश्चंस है, वो सब सारे मैंने डाले हैं, जो आपके लेक्चर नंबर 2 में ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। Yes, sir. टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।